साथियों नमस्कार। गेहूं का दलिया हमारी गाय भैंस के लिए, विशेष तौर से दुधारू गाय भैंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन बहुत सारे कमेंट आप लोगों के थे कि सर गेहूं के दलिए से हम जितना रिजल्ट लेना चाहते हैं, जितना दूध, जितना वजन, जितनी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, वो बढ़ नहीं रही है। आखिर रीजन क्या है? आज के इस वीडियो में ऐसा विवेचन हम करेंगे जिसमें कि गेहूं के दलिए के बारे में कंप्लीट बातें जान लेंगे कि भाई ये कब फायदा करेगा। देखिए, अगर आपने इसके इस्तेमाल का सही तरीका जान लिया ना, बस यही एक चीज है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने सही तरीका जान लिया ना, तो दूध तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, वजन बढ़ेगा और ऑल ओवर चीजें जो है इम्यूनिटी तक ही कवर करेगा। लेकिन इसके बारे में कंप्लीट चीजें जानना जरूरी है। पहले अगर हम छोटी सी बात को देखें तो वो है दोस्तों, इसके फायदे देख लेते हैं। चलो कि इसके फायदे क्या क्या है, यानी क्या क्या फायदे हमें इससे हो सकते हैं। अगर हम गेहूं के दलिए के फायदे की बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। जी हां, ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का दूसरा रूप। तो ऊर्जा जब ये देगा तो नो डाउट काम आएगा, बहुत ही शानदार रहेगा एनर्जी बढ़ाने के लिए। एनर्जी से ताकत मिलती है, तो ताकत भी इसमें जोड़ लीजिए। और एनर्जी जब किसी पशु की अच्छी रहती है ना, तो दूध भी वो अच्छा बढ़ाता है। इसके अलावा इसका एक विशेष फायदा है गेहूं के दलिए का। अगर आप भिगो करके देते हैं 4 से 5 घंटे आप भिगो करके देते हैं, तो पाचन इसमें बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। यानी इसमें एक टॉपिक तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, और वो है पाचन। पाचन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो एनर्जी के साथ साथ पाचन अच्छा होगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये सही करेगा। ये कुछ इसके फायदे हैं, दूध में, वजन में, सभी में। लेकिन कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा जाननी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए गाय भैंस के पाचन को समझना पड़ेगा, दुधारू पशुओं के पाचन को समझना पड़ेगा, तब आप दलिए से अच्छा फायदा ले पाएंगे। देखिए, अगर हम पाचन की बात करते हैं ना, तो पशुओं का जो सबसे बड़ा पेट है, जिसको हम रूमन बोलते हैं, और रूमन में ही माइक्रोफ्लोरा होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो इसके पाचन को मैनेज करते हैं। और सूक्ष्म जीव ही सब कुछ है, ये मान के चलिए आप। पशुओं में अगर सूक्ष्म जीव, माइक्रोफ्लोरा, मैं यहां पर एक नाम लिखूं आपके लिए हल्का सा, चलिए मैं लिख देता हूं, माइक्रोफ्लोरा। ये जो माइक्रोफ्लोरा है ना, ये कोई छोटा नाम नहीं है। पशुओं का जीवन दाता कह लीजिए, इसके दूध बढ़ाने का कह लीजिए, पाचन का कह लीजिए, ऑल ओवर चीजें इसके बगैर संभव नहीं होगी। जितने भी विटामिन, मिनरल्स का संश्लेषण होना है, यही करेगा। और माइक्रोफ्लोरा एक्चुअली होते क्या है? छोटे 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 जीव होते हैं। यानी आप ये ले लीजिए, माइक्रोफ्लोरा का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। और ये जो सूक्ष्म जीव है, जिसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, फिर पैरासाइट होते हैं, फिर फंगस होते हैं, मतलब ये होते हैं लाभदायक। लाभदायक यानी इनसे पशुओं को फायदा होता है। आपको पता है कि जो भी जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस, पैरासाइट, ये पशु में नुकसान ही करते हैं, लेकिन ये जो माइक्रोफ्लोरा है, ये नुकसान नहीं करते। इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। अगर माइक्रोफ्लोरा हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो दूध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस चीज को आपको इस पाचन से संबंधित समझना है। अब माइक्रोफ्लोरा कब हेल्दी रहेंगे? जब रूमन की पीएच जो है वो अच्छी रहेगी। रूमन की पीएच अच्छी रहेगी। अगर रूमन की पीएच अच्छी है, कितनी होनी चाहिए भाई? 6 से 7। रूमन की पीएच अगर 6 से 7 के बीच में है, वो हेल्दी रूमन है। और हेल्दी रूमन में सबसे ज्यादा माइक्रोफ्लोरा काम करेंगे। तो ये हेल्दी कब रहेगा? जब आप बैलेंस्ड डाइट देंगे। ये बात यहां आ रही है संतुलित आहार पे। इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप संतुलित आहार देंगे ना, तभी ये माइक्रोफ्लोरा बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे। और संतुलित आहार के घटक क्या क्या है जो निश्चित मात्रा में जरूरत होती है? नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे गेहूं के दलिए से मिल रहा है। नंबर 2, प्रोटीन। प्रोटीन जो खलियों से, जो चूरी वगैरह है, उनसे, दालों से मिलेगा। तो प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां से एक बात निकल करके आ रही है कि बैलेंस्ड डाइट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको खली भी देनी पड़ेगी,
चूरी भी देनी पड़ेगी, चोकर भी देना पड़ेगा, चोकर फाइबर के लिए होता है, तो अनाज भी देना पड़ेगा। यानी कि बैलेंस्ड डाइट जो होगा, संतुलित आहार जो होगी, वो रूमन की पीएच को सही रखेगी, और रूमन का पीएच जब सही रहेगा तभी माइक्रोफ्लोरा हेल्दी रहेंगे, सारा का सारा पाचन सही होगा। इसी से रिलेटेड जो है अपना अगला टॉपिक आएगा, और वो है देने का सही तरीका। अगर आपने गेहूं के दलिए को देने का सही तरीका समझ लिया ना, तो फायदा होगा। मैं ये जो पीछे की चीजें, इनका विश्लेषण एक साथ करूंगा। देने के तरीके की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी पीछे बताया था कि पाचन सही हो उसके लिए गेहूं का दलिया बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसको देना कैसे है, सही तरीका क्या है, उसको आपको भिगो करके देना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको भिगो कर देना है। कितने घंटे भिगोएंगे साहब? कम से कम 3 से 5 घंटे आप भिगो सकते हैं, 4 घंटे भिगो सकते हैं। ये बेहद जरूरी है कि आप भिगो करके दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बात आती है, वो यहां देने का तरीका भिगो करके हो गया, लेकिन नंबर 2 जो बात आती है मात्रा की, यहां आपको पूरी तरीके से 2-3 बातों को डिटेल से समझना पड़ेगा। मैंने बात कही बैलेंस्ड डाइट की, तो बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से अगर हम देखें तो दलिया जो है वो आप किसी भी पशु को 25 से 30% से ज्यादा नहीं दे सकते। अब ये परसेंट क्या है, इसको समझिए। एक्चुअली अगर हमारी गाय है या भैंस है, गाय को हम 400 ग्राम प्रति 1 लीटर दूध के पीछे देते हैं, और भैंस को हम 500 ग्राम प्रति 1 लीटर दूध के पीछे देते हैं, और 1 किलो हम इन्हें जो शरीर का बॉडी मेंटेनिंग है, शरीर को बनाने के लिए, वो दिया जाता है। तो टोटली मान लीजिए, एक हल्का सा उदाहरण लें कि भाई 10 लीटर दूध दे रही है, कोई भी भैंस है जो 10 लीटर दूध दे रही है। अब उस भैंस को आप कितना दलिया देंगे, ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बैलेंस्ड की बात कर रहा हूं मैं। ये कैलकुलेशन करेंगे कि 10 लीटर दूध पे आपके 500 ग्राम 1 लीटर पे है, तो 5 केजी दलिया 5 केजी दाना मिश्रण निकल करके आ रहा है, दलिया नहीं। दाना मिश्रण कितना देना है? 5 केजी। तो ये सिर्फ दलिया नहीं है, ये दाना मिश्रण है। अच्छे तरीके से समझिएगा बात को। तो दाना मिश्रण आया 5 केजी, और 1 किलो हम किसके लिए देते हैं? बॉडी मेंटेन के लिए। तो टोटल कितना हो गया? 6 केजी हो गया। अब इस 6 केजी में मैंने अभी जस्ट आपसे बात की थी परसेंटेज की, कि आपको 25 से 30% ही देना है। तो अगर हम बात 30% की भी करें तो 6 केजी में 2 केजी के आसपास, यानी कि 1.5 से 2 केजी के आसपास आपको उसको गेहूं का दलिया देना चाहिए, जो 10 लीटर दूध दे रही है। यहां पर अनाज की जो मात्रा होती है वो लगभग हम 30 से 35% देते हैं। तो यहां मैंने गेहूं की मात्रा को थोड़ा सा कम क्यों किया, इसके पीछे रीजन यह है कि आप थोड़ा बहुत मक्का दीजिए, ये बेहद जरूरी है। तो थोड़ा बहुत अगर हो सके तो आप, गर्मी का मौसम है तो जौ दीजिए, सर्दी का मौसम है तो बाजरा दीजिए। इसीलिए मैंने गेहूं के जो दलिया है इसकी मात्रा को 25 से 30% ही रखा है। आप ये बाकी चीजें दे रहे हैं तो इसको 25% रखिए। तो उम्मीद है आप मात्रा को समझ गए हैं, और मात्रा जब आप समझ लेंगे ना, तभी बैलेंस्ड डाइट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं कहते हैं हाँ साहब 10 किलो दे रही है, चलिए 6 किलो आप उसको दलिया दे दीजिए, हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। नुकसान क्या क्या होंगे वो भी आप जान लीजिए। नुकसान नंबर 1 जो होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा, वो होगा रूमन की पीएच घट जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। और ये जो एसिडोसिस है ना साहब, कोई छोटा सा वर्ड नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। ये अगर पनपती रही, एसिडोसिस अगर होता रहा, तो वो पशु किसी भी काम का नहीं रहेगा, नकारा हो जाएगा, विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, मोटापा बढ़ने के साथ साथ शरीर कमजोर हो जाएगा, और आप देखेंगे कि मैस्टाइटिस की शिकायतें भी हो जाएगी, और विटामिन मिनरल्स की इतनी कमी हो जाएगी कि वो अंदर ही अंदर खोखला हो जाएगा, लंगड़ापन उसको घेर लेगा। तो इसीलिए ये बेहद जरूरी है। तो बाकी चीजें तो होगी भाई, पाचन भी डिस्टर्ब होगा, और मोटापा बढ़ जाएगा जो आगे जाकर के नुकसान करेगा, तो रूमिनल एसिडोसिस होगा, माइक्रोफ्लोरा खत्म हो जाएंगे, तो पाचन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ दिन वो अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, अच्छा दूध देगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो इतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी कि आप उसे कभी कवर नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए इस मात्रा को समझिए और बैलेंस्ड डाइट में गेहूं की मात्रा को समझिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब अगली बात आती है, कईयों ने पूछा कि सर इसमें हम क्या कोई समय का भी रोल है क्या? ये भी मैंने देखा, कई प्रश्न आ रहे थे कि हम गेहूं का दलिया कब दें। तो देखिए, सबसे अच्छा तो रहता है कि गेहूं के दलिए की आप प्रतिदिन की मात्रा निकाल लीजिए। जैसे अभी हमने 1.5 से 2 किलो मात्रा निकाली, 1.5 से 2 केजी मात्रा निकाली ना। अब इस 1.5 से 2 केजी मात्रा को आप 1 केजी सुबह और 1 केजी शाम को दीजिए, रूमिनल माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होंगे ही नहीं, बहुत ही शानदार रहेगा और इसका पाचन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो समय की बात करें तो दोनों समय में आप आधा आधा इसको कर दीजिए, फिर देखेंगे कमाल कि जो गेहूं का दलिया आप दे रहे हैं ना, वो सुपर वर्क करेगा, सुपर डुपर वर्क करेगा। इसके अलावा कुछ चीजें इस वीडियो में मैंने छोड़ी है, आपसे निवेदन रहेगा कि कमेंट में लिख के भेजिए कि क्या चीजें गेहूं के दलिए की बाकी रह गई है। और हाँ, एक तो यार बता ही देता हूं, और वो यह है कि आप जब देते हैं ना, जब बात हम तरीके की कर रहे थे, मात्रा हो गई, बात हम तरीका कहां चला गया, ये रहा तरीके की, जब हम बात कर रहे थे ना, उसमें एक विशेष बात सुन लीजिए। जहां पर गेहूं का दलिया अच्छी मात्रा में दिया जाता है, वहां मीठा सोडा आपको देना ही देना है। कितना देंगे? 50 ग्राम आप एक दिन छोड़ के एक दिन मीठा सोडा दे दीजिए, या सप्ताह में 2 बार मीठा सोडा दे दीजिए। ये बेहद जरूरी होती है। एक टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया, अब टॉपिक बाकी क्या रहा है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए, ताकि हम डिस्कस कर सकें इसके ऊपर। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो आप रामावत एनिमल ऐप पर जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर आपको ऐप जो है वो प्ले स्टोर से मिल ही जाएगा। वहां डेयरी फार्मिंग की अभी जो ट्रेनिंग है, A to Z ट्रेनिंग, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होती है और अभी ये मात्र डाटा खर्च में चल रही है। तो जाइए और पूरा लुत्फ उठाइए।